हेलो एवरीवन, तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने नए लेक्चर के साथ। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 16 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 में फॉरेन एक्सचेंज को ख़त्म कर दिया था। फॉरेन एक्सचेंज में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि उसमें कई सारे टॉपिक्स थे। अगर आप लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज वापस से देखना चाहते हैं तो आप उनको देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आज मैं लेक्चर नंबर 16 लेकर के आया हूँ, जिसमें एक नया टॉपिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। हालांकि 12th के लेवल में उसको बहुत ब्रॉडली दिया नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें दी हैं उससे हम लोग थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोर्ड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे MCQ के लिए कहा जाए या फिर सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसमें ये लिखा है कि इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज का? ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहां पे? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमारा जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं और कोई यूएस में है, तो इंडिया और यूएस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इकोनॉमिक, उन सारे चीजों को एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड में बनाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात ये उठ रही होगी कि सर आपने यहां पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लिखा है, आखिर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? किन चीज का ट्रांजैक्शन? तो समझिएगा, जब हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसमें विजिबल ट्रेड हो सकता है। अब ट्रेड का मतलब क्या हो गया? जब भी हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान को या फिर सर्विसेज को क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वही ट्रेड है। तो यानी कि क्या हुआ? विजिबल ट्रेड हो सकता है। अब अभी मैं बताऊंगा कि विजिबल क्या है। इनविजिबल ट्रेड हो सकता है। हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर हो सकता है। और साथ ही साथ एक और जो पॉइंट आता है वो है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर यानी कि हमने देखा कि जिस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात हम लोग डेफिनेशन में कर रहे थे, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस किस रूप में? विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। अब सर आपने विजिबल ट्रेड कहा, क्या है विजिबल ट्रेड का मतलब? विजिबल ट्रेड का मतलब हो गया, पहले तो मैंने बताया ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो विजिबल ट्रेड में इंपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। जब हम गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब हम गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये विजिबल ट्रेड है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी भी बाउंड्री को, किसी भी कंट्री के बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो वो हमको दिखता है। यही रीजन दिया विजिबल ट्रेड जिसने नाम दिया, उसने कहा कि ये बाउंड्री को क्रॉस करते हुए हमको नजर आता है, इसीलिए क्या है? ये एक विजिबल ट्रेड है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विजिबल ट्रेड हम लोग गुड्स के लिए करते हैं। ठीक है, गुड्स के लिए विजिबल ट्रेड हो गया। अब दूसरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिस रूप में हम लोग करते हैं वो है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड किस तरह का? हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कहीं पे एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी, कहीं पे हेल्थ के लिए हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, कई सारे हमारी क्या है? इनविजिबल ट्रेड भी होती है। तो जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम लोग इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा? हम लोगों ने समझा विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड। तीसरा है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब क्या हो गया? यूनिलेटरल मतलब सिंगल साइड से जो भी ट्रांसफर हो रहा हो, वन साइडेड ट्रांसफर इज नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब वन साइडेड ट्रांसफर किस तरह का? गिफ्ट्स मिल गया, रेमिटेंसेज मिल गए, ठीक है ना, रेमिटेंसेज हो गए, गिफ्ट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, ये सारी चीजें किस में आती हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर में। तो अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम कहें तो हम क्या कहेंगे? वन साइडेड
ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया कि बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही हम लोग शॉर्ट में अब टर्म यूज करेंगे जो होगा बीओपी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बीओपी क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में एक है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या होगा? कुछ एसेट्स के रूप में हो सकता है, एसेट्स के रूप में। अभी जब मैं इस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में बात करूंगा तो इसको और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बात समझ में आ रही है? इतनी बात मेरी समझ में आई कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब एक और टर्म यूज होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो जब हम लोग सिर्फ विजिबल ट्रेड की बात करते हैं, जब हम लोग सिर्फ विजिबल ट्रेड की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट से एक नैरो कॉन्सेप्ट सिर्फ गुड्स के एक्सचेंज की बात करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं गुड्स के, तो उसको हम लोग कह सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस तो हमको यहीं से दिख गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एक डिफरेंस हमको यहां से दिख गया। एक और डिफरेंस अगर हम देखना चाहें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल ट्रेड की बात होती है, सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती है, लेकिन जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर हर चीजों की बात करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो वर्ड आया वो किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। फिर एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, ठीक है, ये थोड़ा सा 12th लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं समझने की। अकाउंट्स ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट आइटम्स in relation to interaction with other countries. Accounts of surplus and deficit items in relation to interaction with other countries. बात ये उठती है ना, सवाल ये उठता है कि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ क्यों रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आप पढ़ा रहे हैं सर, क्यों पढ़ा रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है? किसी भी कंट्री के लिए सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों जरूरी है? क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना इंपॉर्टेंट? तो मैं बताता हूं इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं? अगर हम विजिबल ट्रेड की बात करें या इनविजिबल ट्रेड की बात करें तो हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही तो चेक कर रहे हैं ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चेक कर रहे हैं। अब सीधी सी बात समझिएगा, जब हम कहीं से कोई चीज इंपोर्ट करेंगे यानी अपने यहां मंगाएंगे, जब भी हम किसी चीज को इंपोर्ट करेंगे, कोई भी गुड्स हम अपने यहां मंगाएंगे तो उसके बदले में हम क्या करेंगे? उस कंट्री को अपना फॉरेन एक्सचेंज देंगे। उस कंट्री को क्या करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज के रूप में पैसा देना पड़ेगा, भाई गुड्स ऐसे तो दे नहीं देगा। तो यानी कि जैसे ही हमने इंपोर्ट किया, हमने आउटफ्लो किया फॉरेन एक्सचेंज को। हमने क्या किया? आउटफ्लो किया। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ का सामान किसी और के यहाँ जाएगा, और जब उनके यहाँ सामान जाएगा तो हम कहेंगे भाई हमको ही पैसा दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अब इनफ्लो कराएंगे करेंसीज को, यानी अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ क्या होगी? इनफ्लो होगी। और मैंने फॉरेन एक्सचेंज में ये बात बताई है कि हमारे यहाँ बहुत जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज कर रहना, ये भी हमारी इकोनॉमी को क्या कर सकता है? और बेहतर करता है। अच्छा, पिछले क्लास में जब मैं फॉरेन एक्सचेंज बता रहा था तो एक कंपैरिजन है इंडिया और चाइना का। ठीक है, इंडिया और चाइना की जब हम लोग बात करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी गूगल करें कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कितना है इंडिया के पास। उसको हम लोग कहते हैं फॉरेक्स हम लोग कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास कितना है और चाइना के पास कितना है। इससे भी हम लोग को समझ में आता है कि अगर ट्रेड बंद हो तो किसको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल हम लोग इसको समझते हैं।
एक्सपोर्ट इनफ्लो है, एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे, प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट को, तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, इनफ्लो होगा। जैसे हम इनफ्लो कराएंगे चीज़ों को, हमारा क्या होगा, फायदा होगा। इसीलिए हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर होने की। अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो यानी कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है कि फॉरेन से करेंसीज हमारे यहाँ आएंगी, हमारी इकॉनमी और बेहतर होगी। ठीक है, अब इस डेटा को जब हम चार्ट के रूप में, आप लोग अकाउंट्स के जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंट्स पढ़ते होंगे, कई तरह का चार्ट बनाते होंगे, तो इसी तरह का एक चार्ट हम देखते हैं कि एक तरफ इंपोर्ट हो गया, एक तरफ एक्सपोर्ट हो गया। हम लोगों ने क्या किया, एक को ईयर लिया कि 2016-17 में इतना इंपोर्ट किया और इतना एक्सपोर्ट किया, इतना इंपोर्ट 17-18 में किया, इतना एक्सपोर्ट किया। ये सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि किसी भी कंट्री में इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है कि आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। उस इनफ्लो और आउटफ्लो को देख के हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर है, यानी किस देश की कंडीशन कितनी बेहतर है और कितने कंडीशन थोड़ी सी बुरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? सीधी सी बात है, इंपोर्ट अगर कहीं भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा बाहर चला जाएगा हमारे यहाँ से। एक्सपोर्ट कम होगा तो कम पैसा आएगा, तो हम डेफिसिट में जाएंगे। जब हम लोगों ने बजट चैप्टर पढ़ा था तो भी मैंने कहा था कि 3 तरह के बजट की बात मैंने की थी, डेफिसिट, सरप्लस, बैलेंस्ड। इसी तरीके से हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हम लोग 3 चीज़ों की बात करते हैं। बीओपी में भी हम लोग 3 चीज़ों की बात करते हैं। एक हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस्ड बीओपी, ठीक है। एक हम लोग कहते हैं सरप्लस, और एक हम लोग कहते हैं बीओपी में कि बीओपी हमारा डेफिसिट में भी हो सकता है। कब डेफिसिट में होगा, कब बैलेंस्ड होगा, कब सरप्लस होगा, अब इसको समझते हैं। अब तो हमको समझ में आ जाना चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब एक दूसरे के बराबर होंगे, जितना इंपोर्ट हो रहा है उतना ही एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होंगे। इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होंगे तो हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड होगा बीओपी। यानी कि इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट जब हुआ तो क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड है बीओपी। सरप्लस में कब होगा बताइए, जब हमारे यहाँ इनफ्लो ज्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा, हमारे पास ज्यादा आएगा और भेजेंगे हम कम, यानी कि एक्सपोर्ट ग्रेटर हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए, ठीक है। फिर डेफिसिट में कब होगा, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा सरप्लस का, कि जब इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए। अब हमको अगर थोड़ा सा और समझना है इस चीज़ को, बहुत अच्छा लग रहा है, आजकल बहुत बड़ा विषय चाइना बना हुआ है, ठीक है। चलिए चाइना से थोड़ा डील करते हैं हम लोग, यहीं बैठे बैठे हम लोग वर्चुअल शिक्षा से ही चाइना से कुछ डीलिंग करते हैं। अब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में है, हम लोगों ने चाइना से डीलिंग की। हमने क्या किया कि अपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया गुड्स का 500 करोड़ का, एग्जाम्पल के रूप में 500 करोड़ का हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया जो हमारे लिए इंपोर्ट होगा। उन्होंने अपने यहाँ से गुड्स भेजे जो 600 करोड़ का था, ठीक है, 600 करोड़ का। तो 500 करोड़ तो हम दे चुके, 600 करोड़ उन्होंने दिया, ठीक है, यानी 100 करोड़ हम पर क्या हो गया, एक तरीके से कर्ज के रूप में आ गए हम। तो हम किस चीज में आ गए, हम डेफिसिट में आ गए, ठीक है। जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो गया ना और एक्सपोर्ट कम हो गया, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, कम से कम इंपोर्ट करें। इसीलिए आत्मनिर्भरता की बात आजकल की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का था। इसमें हम लोगों ने जो नई डेफिनेशन पढ़ी उसमें हम लोगों ने क्या देखा, अकाउंट्स ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट आइटम्स इन रिलेशन टू इंटरेक्शन विथ अदर कंट्रीज। 2 कंट्रीज इंडिया और चाइना का मैंने एग्जांपल लिया, उससे किस तरीके से सरप्लस और डेफिसिट हम देख रहे हैं, इन चीज़ों की बात हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस प्रोसेस में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो हम इनके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम इनके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में देखिए, इन कंपोनेंट्स को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। वैसे तो 2 कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हमारा होता है करंट अकाउंट, दूसरा हमारा होता है कैपिटल अकाउंट।
तीसरा हमारा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर आ जाता है, या फिर ट्रांसफर पेमेंट कह सकते हैं, ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर या ट्रांसफर पेमेंट हम लोग कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब करंट अकाउंट की हम लोग बात करें, कौन कौन सी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में से, तो विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर को भी हम ले सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल ट्रांसफर हमारा तीसरा जब दिया है तो इसको हम लोग इसकी बात इसमें ना करें। जनरली हम जब पढ़ते हैं तो केवल दो करंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग करंट अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें हमारा विजिबल, इनविजिबल ट्रेड की जब हम लोग बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं, तो वो चीजें हम लोग के करंट अकाउंट में आता है। दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट, इसी को जो मैंने रखा था कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर जो होता है ये किस में आता है, ये कैपिटल अकाउंट में आता है। अब बात उठती है कि सर विजिबल तो हमको समझ में आ गया कि गुड्स लेन देन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इनविजिबल भी सर आप बताए तो हमको समझ में आ गया कि सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। सर आप बताइए जो कैपिटल अकाउंट है इसमें कैपिटल ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, क्या है इसका मतलब। तो इसमें कई सारी चीजें आती हैं कैपिटल ट्रांसफर में। किस तरीके से, एक हमारा आ सकता है एफडीआई, ठीक है, मैं नॉर्मल चीजों की बात कर रहा हूं, कई सारी चीजें और हैं, बैंकिंग की भी चीजें, बैंकिंग का भी जो ट्रांसफर होता है वो भी सारी चीजें उसमें आती हैं। एफडीआई और पोर्टफोलियो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, आप कहिए प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन भी हमारा किसका पार्ट है, हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब इसको समझिएगा क्या है, जब हम लोग एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरह का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मान लीजिए यूएस में कोई कंपनी है, यूएस की कंपनी चाहती है कि मैं इंडिया में भी क्या करूं, बिजनेस करूं, तो क्या करती है, हमारे यहाँ आती है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, और जो कंपनी वो खड़ी करती है वो उसी के नाम से होती है, जो उसका यूएस में मेन ब्रांच है, मेन जो उसकी कंपनी है उसके ब्रांचेस वो अलग अलग देशों में खोलती है, ठीक है, उसके ब्रांचेस खोलती है, तो उसी नाम से वो कंपनी यहाँ आएगी, वो यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टमेंट किए हैं तो यहाँ पर वो अपने काम को करेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। मतलब क्या किया उन्होंने अपने कंपनी को यहाँ पे एक्सपेंड किया। इससे हमको फायदा क्या होगा, अरे हमारे यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर जो वहाँ से लोग यहाँ आए हैं उससे भी जो चीज़ें बिकेंगी उस पर टैक्स होगा, उससे भी हमारी गवर्नमेंट को फायदा होगा। इसलिए एफडीआई आना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एफडीआई का मतलब हम लोग क्या समझे, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो किसी देश की कंपनी अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में खोल करके अपना इन्वेस्टमेंट करती है, उसी को हम लोग एफडीआई कहते हैं। और ये एफडीआई किस में आता है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। जब हम लोग पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो एक शेयर्स और बॉन्ड्स के रूप में होता है। जैसे कि मैं बताऊं, मान लीजिए कि कोई यूएस में बैठा है, अब उसने कहा कि मैं कुछ शेयर्स किसी कंपनी का खरीदना या बेचना चाहता हूं, ठीक है, वो मान लीजिए वहीं पे बैठे बैठे अपने यूएस में बैठे बैठे ही इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, उसने इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे कंपनी का ही कोई नाम वहाँ रहेगा या फिर सारी चीज़ें रहेंगी, उसने ये नहीं कहा। अब आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं इंडिया में आप कंपनियां खोलिए, अपने नाम से खोलिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जितना उसका है उसका कुछ ना कुछ शेयर, ठीक है, उसका होगा उस कंपनी में। अब जो शेयर होगा उससे कुछ रिटर्न आएगा कुछ समय के बाद, बस उस इंसान को जो यूएस में बैठा है उसको उस रिटर्न से मतलब होता है। बाकी आप नाम अपना रखिए, मतलब फिजिकली वो वहां नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, फिजिकली पोर्टफोलियो में वो वहां नहीं होता है, एफडीआई में वो फिजिकली भी वहां होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, कैपिटल अकाउंट की, करंट अकाउंट में हम लोगों ने देखा, और यूनिलैटरल हम लोग को पता ही, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कुछ चीज़ों पर डिस्कशन किया, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन समझा कि किस किस तरीके के हो सकते हैं, हम लोगों ने बीओपी किस किस तरह का बैलेंस्ड हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है, हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा, और हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने की कोशिश की, जिसमें हम लोगों ने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को समझा, ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को समझा। तो हम लोगों ने समझा ऐसे कंपोनेंट्स को। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे मैंने यूनिलैटरल ट्रांसफर लिखा है, ये यहाँ पे करंट ट्रांसफर होगा, करंट ट्रांसफर होगा, ठीक है, करंट
ट्रांसफर, इस करंट ट्रांसफर में यूनिलैटरल ट्रांसफर आता है, ठीक है ना। करंट ट्रांसफर यानी तीन तरह के हम लोगों ने बात की कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी के, एक करंट अकाउंट था, एक कैपिटल अकाउंट था और एक करंट ट्रांसफर था। करंट ट्रांसफर में हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है, जो हम लोगों का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल, कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने देखा कि एफडीआई आ सकता है, पोर्टफोलियो आ सकता है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो इस देश की और उस देश की, वो दोनों आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हो गया। कई सारी चीज़ें और आती हैं, वो आप लोग बुक्स से देख सकते हैं। बस कंसेप्ट यही है कि जब कंपनियां एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करेंगी, गवर्नमेंट एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करेगी, तो वो क्या होगा, वो एफडीआई या पोर्टफोलियो कैपिटल में आएगा जब एसेट्स की बात होगी। अच्छा, एक चीज़ जो छूट रही है मैं बता देता हूँ, करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में किसी तरह की एसेट और लायबिलिटी का रिडक्शन या इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। एसेट और लायबिलिटी किस तरह की, भाई मैंने गुड्स और सर्विसेज क्या की, आपसे ली तो मैंने उसके बदले कुछ दे दिया आपको, तो किसी तरह का एसेट नहीं फॉर्म हुआ, किसी तरह का एसेट का लॉस नहीं हुआ, कोई किसी तरह की लायबिलिटी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, रिडक्शन भी नहीं हुआ लायबिलिटी में। लेकिन जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो हम अपना कुछ ना कुछ एसेट क्या करते हैं, या तो रिड्यूस करते हैं या तो इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हमारे ऊपर लायबिलिटी आती है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसमें एसेट और लायबिलिटीज की बात होती है, इसमें हम लोग करंट में एसेट और लायबिलिटी की डिस्कशन नहीं करते हैं। और करंट ट्रांसफर में हम लोगों ने समझ लिया क्या कि यूनिलैटरल ट्रांसफर की बात होती है। अब इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब जैसे गिफ्ट्स हो गए, रेमिटेंसेज हो गए, ग्रांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर में आता है, वन साइडेड ट्रांसफर। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ चीज़ें पढ़ी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा 12th के लेवल पे नहीं दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंप्लीट करूं और फिर हम लोग नेशनल इनकम की तरफ मूव करेंगे। लेकिन किसी को भी अगर मेरी जो या 16th लेक्चर है, इन लेक्चर्स में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, उनको कुछ भी लग रहा है कि क्वालिटी में कोई दिक्कत है या फिर कोई चीज़ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उन चीज़ों को और बेहतर कर सकूं। और वीडियोस अब लगातार आएंगे क्योंकि अब हम लोगों ने वापस चीज़ों को अपनी जगह पे स्टेबल कर लिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मुझे बताएं कि क्या कमी है या फिर क्या अच्छाई है। और इन चीज़ों के साथ मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को आज शुरू किया हूँ और कल हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की कॉल्स आ रही हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर भी उन्हें लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैं मैक्रो जो क्लास 12th की है उसको कंप्लीट कर लूँ, और मैं बीओपी कंप्लीट कर लूँगा अगले लेक्चर तक। और उसके बाद हम लोग जब नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे क्लास 12th की, और उसके बाद इंडियन और माइक्रो हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आज का वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसके लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।